हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही थी, आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर द आईएट एग्ज़ाम एस्पायरेंट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये सीरीज़ एंड तक देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज ही हो सकता है मैं इसका थर्ड पार्ट भी आज ही अपलोड कर दूं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड प्लस उसका नेम आपको इस टाइम स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक ऑल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस सीरीज़ के साथ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था अपनी एचआई वाली वीडियो में, मतलब कि जिसमें मैंने आपको हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में सब चीज़ें पढ़ा दी हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयरिंग सेंसिटिविटी इज़ मेजर्ड बाय, मतलब कि श्रवण संवेदनशीलता को मापा जाता है किससे, किससे नापा जाता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए जी, डायोप्टर्स, वेबर, डेसिबल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, मैंने आपको साफ साफ बताया था एचआई वाली वीडियो में, तो इसमें कन्फ्यूजन तो कोई होनी ही नहीं चाहिए। तो आपका नापा जाता है डेसिबल से। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ इसके साथ इंपॉर्टेंट और बताई थी कि जब हम अपनी ईयर में फ्रिक्वेंसी नापते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हर्ट्स का। क्या यूज़ करते हैं, हर्ट्स का, जिसकी स्पेलिंग है HERTZ। ठीक है फ्रेंड, हर्ट्स का। तो चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कैन पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिवली विद साइटेड चिल्ड्रन। देखिए जी, साइटेड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जिनको दिखाई देता है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टि वाले बच्चों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकेंगे। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो वीआई बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छे से प्रभावी ढंग से हिस्सा ले पाएंगे। देखिए जी, फिजिकल एक्टिविटीज़। क्या एक ब्लाइंड बच्चा अच्छे से फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है, भाग दौड़ सकता है, इधर उसे दिशाओं का पता होगा? तो नहीं जी, ये हमारा आंसर गलत हो गया। सेकंड हमारा है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्धिक गतिविधियाँ। देखिए जी, बीआई वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ दृष्टिहीनता होती है, इंटेलेक्चुअली वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, उनकी जो साइकिक पावर होती है, जो इंटेलेक्चुअल, जो उनकी बौद्धिक जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, वो किसी एक नॉर्मल बच्चे से कम नहीं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, जी हाँ, आंसर हो सकता है, बट अभी इसे होल्ड पे रखते हैं क्योंकि हमें दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। फिजिकल कम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, शारीरिक सह बौद्धिक गतिविधियाँ। देखिए जी, फिर से फिजिकल का नाम आ गया तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ है हमारी एथलेटिक एक्टिविटीज़। आपने एथलेटिक्स का नाम सुना होगा, कूदना फांदना। ठीक है, हाई जंप करना, लो जंप करना, लॉन्ग जंप करना, ऐसी सारी एक्टिविटीज़, साइकिलिंग वगैरह करना, ये सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती है, एथलेटिक एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाता है, आंसर हमारा बचता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ का, और यही है हमारा सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में वीआई बच्चे जो हैं साइटेड बच्चों के साथ, मतलब कि जिनको दृष्टिहीनता नहीं है, उन बच्चों के साथ अच्छे से भागीदारी ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जी, कैटरैक्ट इज़ अ डिसीज़ ऑफ। कैटरैक्ट मैंने आपको बताया था वीआई वाली वीडियो में ही, दृष्टिहीनता में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी आंखें होती हैं उसमें जो इमेज फॉर्म होती है, मतलब कि जो इमेज बनती है वो धुंधली बन जाती है, आपको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, क्लाउडी सा दिखाई देता है। ठीक है, धुंधला दिखाई देता है। तो ये पूछा जा रहा है कि कैटरैक्ट इज़ अ डिसीज़ ऑफ, मोतियाबिंद एक रोग है, किसका रोग है, रेटिना का, कॉर्निया का, लेंस ऑफ आई का, ऑप्टिक नर्व का। देखिए जी, ऑप्टिक नर्व से तो हमें पता लग गया कि ये तो नस है। ठीक है, कैटरैक्ट कहाँ होता है, जैसे ये हमारी आँख है तो कैटरैक्ट हो जाता है
कहीं पे भी, लेंस पर, ठीक है, मेनली लेंस पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर आप याद रखिएगा, इसका आंसर है लेंस ऑफ आइज, ठीक है फ्रेंड्स, लेंस ऑफ आइज। आगे चलें, ठीक है जी। हाउ मैनी ब्रेल करेक्टर, देखिए जी ब्रेल के बारे में भी आप लोगों को मैंने वीआई वाली वीडियो में बता दिया था कितनी तरीके की ब्रेल होती हैं, ठीक है, और कितने डॉट्स होते हैं। एक ब्रेल का जो कॉलम होता है उसमें कितने डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और किस तरीके से होते हैं, ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के बीच में जो है इनको फॉर्म करना होता है अपना ब्रेल का कोई भी एक करेक्टर। तो हाउ मैनी ब्रेल करेक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डॉट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो ऐसे करके कितने करेक्टर बनाए जा सकते हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है। 6 बिंदुओं का उपयोग करके कितने ब्रेल वर्ण बनाते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर है जी आपका 63, ठीक है जी, नहीं भूलेंगे। आगे चलें, 5th क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेटिंग द डिसेबल्ड चाइल्ड इज, एक देखिए विकलांग बच्चों को शिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। विकलांग बच्चों को शिक्षित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप अगर आप सोच के देखें तो आप क्या उद्देश्य रखते हैं, किस उद्देश्य से आप इस फील्ड में जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला है टू मेक देम फील सुपीरियर, उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराने के लिए। देखिए जी, एज बीइंग अ टीचर, अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे से सुपीरियर महसूस नहीं करवाएंगे, श्रेष्ठ महसूस नहीं करवाएंगे। उनको क्या महसूस कराएंगे कि सभी क्या है, एक समान है, इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाता है। सेकंड देख लेते हैं, टू प्रिपेयर हिम फॉर कंप्लीट पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ। जी बहुत अच्छी बात कही है, सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के लिए उसे तैयार करना। जी हाँ, आपका एक मेन उद्देश्य यही तो होगा। हाँ, आपको यही तो बताया जा रहा है कि सोशल लाइफ में उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, उनकी एक इक्वल भागीदारी रखनी है, कहाँ पर, समाज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी हम कंसीडर कर लेते हैं, बट कंसीडर फाइनल कब करेंगे, जब हम लोग सारे ऑप्शंस पढ़ लेंगे। टू एलिमिनेट हिज डिसेबिलिटी, देखिए जी आपको लगता है उसकी विकलांगता को समाप्त करने के लिए, आपको लगता है कि डिसेबिलिटी को समाप्त किया जा सकता है, तो नहीं जी, डिसेबिलिटी अगर एक बार हो गई तो उसकी विकलांगता को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उससे जुड़े हुए कई सारे तरीके निकाले जा सकते हैं कि इस डिसेबिलिटी को, इस विकलांगता को कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे रोकथाम की जा सकती है, पर बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ना कोई डॉक्टर्स कर पाए हैं, ना ही कोई टीचर्स कर पाई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ठीक है जी। अब डी ऑप्शन पढ़ लीजिए, टू प्रिपेयर हिम फॉर कंपटीशन विद अदर पीपल। देखिए जी, कंपटीशन का, हम एक विकलांग बच्चे की बात करें तो उसके लिए तो है ही नहीं, अगर हम एक नॉर्मल बच्चे की बात करें तो उसको भी हम कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करते हैं। कंपटीशन के लिए अगर तैयार करते हैं तो उसे क्या महसूस करवाते हैं कि वो हर दिन, हर रोज़ आज जैसा वो है अपने से बेहतर, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करे, अपनी जितनी भी उसकी योग्यताएं हैं उसको भी निखारने की कोशिश करे और अपनी योग्यताओं को समझते हुए हर दिन बेहतर करने की कोशिश करे, ठीक है। बट किसी से किसी का कंपटीशन नहीं, ठीक है जी, क्योंकि अगर जहाँ पर कंपटीशन की बात आ गई वहाँ पर बच्चे में कुछ ना कुछ मतभेद की जो संभावना है क्लासरूम के अंदर भी या फिर बच्चों के भीतर, वो आ जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, टू प्रिपेयर हिम फॉर कंप्लीट पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ, मतलब कि सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी के लिए उसे तैयार करना, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। आगे चलें, देखिए जी, मैंने आप लोगों को 3 स्कूल्स बताए थे जिसमें कि स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहला इंक्लूसिव स्कूल, दूसरा है इंटीग्रेटेड स्कूल जिससे निकला है हमारा वर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा होता है हमारा स्पेशल स्कूल, ठीक है, हम लिखते हैं ना इज इंग्लिश में, तो इसके आगे और आई लगा लीजिएगा, IIS याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इंटीग्रेशन का असली मतलब क्या है, एकीकरण का वास्तव में मतलब है क्या, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देख लीजिए, प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विसेज विद इन रेगुलर स्कूल्स, नियमित स्कूलों के भीतर विशेष सेवाएं प्रदान करना। जी हाँ,
ये है हमारी इंटीग्रेशन में कि हम एक ही स्कूल के अंदर, मतलब हम जिस भी स्कूल में वो बालक पढ़ रहा है नॉर्मल स्कूल में, उसमें क्या करते हैं उसके हिसाब की, मतलब बच्चे अगर स्पेशल है तो हम स्पेशल तरीके की ही उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, उसकी जो नीड के हिसाब से उसके लिए सुविधाएं जो हैं वो तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही रहा। सेकंड देखते हैं, प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम। देखिए हाँ जी, ये होता है कि हम हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड आईईपी एजुकेशनल प्लान बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आईईपी बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान हर एक बच्चे का होता है। ये हर एक बच्चे के इसमें क्या किए जाते हैं कि भाई 6 महीने के अंदर हमें एक गोल लेती है टीचर कि हमें ये गोल लेना है कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, और 1 साल के अंदर हमारा क्या गोल है वो उसमें लिखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बच्चों के लिए भी विशेष जो है आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब कि जो हमारे एजुकेशन के प्लान होते हैं 6 माह के या 3 माह के या 1 साल के, वो टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया कि भाई एक उपयुक्त व्यक्तिगत कार्यक्रम प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, कि अब बच्चा ये करेगा, अब बच्चा वो करेगा, अब इसको ये सीखना है, अब इसको वो सीखना है, हर चीज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान में लिखी जाती है। सी पढ़ लेते हैं, सपोर्टिंग रेगुलर टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नियमित शिक्षकों और प्रशासकों का समर्थन करना। जी हाँ, एक जो स्पेशल एजुकेटर, जैसे कि अब आप गवर्नमेंट स्कूल में लगेंगे, जब जाएंगे तो आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो किसको मदद करता है, नॉर्मल टीचर्स को भी करता है, मतलब कि रेगुलर टीचर्स को भी करता है कि भाई इनकी ये विकलांगता है, आपको इस तरीके से इनके साथ व्यवहार करना है, ये आपको पढ़ना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख कर चलनी है पूरे वर्ष, और इस चीज़ का बायोडाटा मैं आपसे लूँगा या लूँगी। ठीक है, तो ये सारी बातें उनको क्या है, कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है, किनके साथ, टीचर्स के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ भी, मतलब कि प्रिंसिपल के साथ, वाइस प्रिंसिपल के साथ, हर किसी के साथ एक संबंध बनाकर चलना होता है, एक टीम वर्क करना होता है इन बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। देखिए जी, ऊपर के तीनों ही ऑप्शन हमारे सही थे, तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट सेट फॉर पर्सन विद सर्विस ऑफ पर्सन विद हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है जी, शिक्षा और पुनर्वास के बधिर व्यक्तियों की सेवा के लिए राष्ट्रीय संस्थान निर्धारित। कौन सा संस्थान है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों के लिए खोला गया था, उनकी सेवा के लिए खोला गया था? देखिए जी, सबसे पहली बात, इसको आपको समझने का तरीका ये है, पीछे अगर MD लिखा है इट मीन्स ये हो गया हमारा मेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, बट मेंटल नहीं है, ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है। अब इसका IDD हो गया है, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट, जिसे हम निपिड के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद VD विजुअली डिसेबल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ID इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, एंड इसके बाद HD हो गया हमारा हियरिंग इम्पेयर्ड। इसको हम कहते हैं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। हियरिंग जहाँ पे आ गया, HD जहाँ पर आ गया, मतलब कि ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए है। देख लीजिए यहाँ पे विद हियरिंग इम्पेयर्ड, यही तो पूछा गया था नाम से, तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए कौन सी संस्था है? AYJ-NISSD। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। फ्रेंड्स, सेकंड है हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। देखिए जी, मैंने आपको HI वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि हमारा जो कान है 3 हिस्सों में बटा होता है, बाहरी हिस्सा, मध्यम हिस्सा और अंदरूनी हिस्सा। और अंदरूनी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरल जहाँ पे भी आ गया, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारा दिमाग से या फिर अंदरूनी चीज़ से रिलेटेड है। अब पूछा क्या जा रहा है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑकर्स ड्यू टू द डिफेक्ट इन। आपसे पूछा जा रहा है कान के कौन से हिस्से में डिफेक्ट के कारण सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, मतलब कि संवेदी तंत्रिका श्रवण कौन से हिस्से का दोष है? आउटर ईयर? नहीं जी। इनर ईयर? बिल्कुल सही,
इनर ईयर का दोष है, मिडल ईयर नहीं, और डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आंसर होगा आपका इनर ईयर ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डैश वर एडेड न्यूली इन RPWD एक्ट 2016। ठीक है फ्रेंड्स, डैश मतलब कि आपसे डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछी जा रही है। डैश को RPWD एक्ट मतलब अधिनियम 2016 में किस नई सहायता दी गई है, किन लोगों को नई सहायता दी गई है। देखिए जी, एक हो गया हमारा डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो बोने लोग होते हैं हमारे, यहाँ पे बोनावाद नहीं आना, यहाँ पे आना है बोनापन। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमारा आएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, तो ऐसा भी हमने कोई ऑप्शन नहीं सुना था 2000 जब हमने RPWD एक्ट में देखा था, तो ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था। सी थैलेसीमिया, जी हमने थैलेसीमिया ज़रूर पढ़ा था। ये एक रक्त से रिलेटेड मतलब कि खून से रिलेटेड एक दिक्कत है, तो आंसर हो गया हमारा ए भी हो गया, सी भी हो गया, मतलब कि ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 10th देखते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, कहाँ पर है हमारा RCI, आप सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में भी कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। अब इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इन्वॉल्विंग ऑल चिल्ड्रन इन लर्निंग प्रोसेस। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करें। सभी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करें, बट कैसे? उनको सेम एनवायरनमेंट देकर, मतलब एक ही वातावरण देकर, अलग अलग डिफरेंट वातावरण देकर नहीं जी, ऑप्शन गलत हुआ। कुछ अलग से ही वातावरण देकर स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल वातावरण बनाया जाए, जी नहीं। फिर वो सेम ही कैसे हुआ? घर का वातावरण देकर, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। आंसर इज सेम एनवायरनमेंट, जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए रहेगा वही एक एनवायरनमेंट जो है वो एक बधिर बच्चे के लिए भी, एक विकलांग बच्चे के लिए भी वही सेम एनवायरनमेंट रहेगा। ठीक है जी, नहीं भूलेंगे। इसके बाद देखिए जी, हाइपरओपिया। ठीक है जी, अब फिर से पी आ गया, मतलब कि आइज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी वर्ड के पीछे अगर पिया लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई जो हीनता है वो आँखों से रिलेटेड है। तो हाइपर, मैंने आप लोगों को बताया था, हाइपर किसको बोलते हैं? इज नोन एज। जी आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपरओपिया को किस रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए, मैंने आपको BI वाली वीडियो में स्पष्ट करके बताया हुआ है। शॉर्ट साइटेडनेस गलत हो गया, फार साइटेडनेस, ब्लड विजन, कैटरैक्ट। देखिए जी, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। हाइपर का मतलब है फार, दूरदर्शिता। ठीक है जी, हाइपर का मतलब क्या है? दूर। ठीक है, दूरदर्शिता। ठीक है फ्रेंड्स, इन लोगों को क्या है, दूर का तो ठीक दिखता है, बट जब ये पास वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो इनको क्या है, धुंधला दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे आप लोग, क्या है हाइपर का? फार साइटेडनेस मतलब कि दूरदर्शिता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए जी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिनको रात में नहीं दिखता वो किसकी डिफिशिएंसी मतलब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन के, A, C, E। बहुत अच्छे से बताया था कि विटामिन A के जिनमें भी कमी होती है उनको जनरली क्या देखा गया है, उनमें क्या पाया गया है कि उनको जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 14th देख लेते हैं। द फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में पूछा जा रहा है आपसे कि फर्स्ट, सबसे पहला ब्लाइंड स्कूल कहाँ पर खुला था, स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में, अमृतसर में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? देखिए जी, इसका सही आंसर है 1887, जो कि था अमृतसर में। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर है इसका 1887 अमृतसर में। ठीक है, फर्स्ट ब्लाइंड स्कूल खुला था इंडिया का, भारतवर्ष का। ठीक है फ्रेंड्स, 15th क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ दीज इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। इनमें से कौन सा बहुविकलांगता का उदाहरण है? आप लोगों को बहुविकलांगता पता होगा, मैंने भी आप लोगों को बताया था, इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि एक ही इंसान में एक ही समय पर कितनी, 2 या फिर 2 से अधिक विकलांगताएं हों या फिर ऐसी कंडीशन हो, तो उनको क्या कहा जाता है? मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर से सुनिए, एक इंसान को एक ही साथ मतलब एक ही समय पे 2 या 2 से अधिक विकलांगता का होना, उसको क्या कहा जाता है? मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का उदाहरण है क्या? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन देख लीजिए, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ADHD, याद रखिएगा ADHD एंड हीमोफीलिया। इसके बारे में आप RPWD एक्ट, जो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है 2016, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। हीमोफीलिया क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, ADHD क्या है। आपको फ़िलहाल आंसर इसमें क्या देना है कि इन चारों में से मल्टीपल डिसेबिलिटी जो श्रेणी है उसके अंदर कौन सी जो इम्पेयरमेंट है या फिर डिसेबिलिटी है वो आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपनों के साथ शेयर कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स ऐसी ही आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट। बाय बाय।